हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल्ड बातचीत की थी, उससे कई केसेस पे बातचीत की थी और मैंने उस पे कई न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए थे। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बातचीत करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पूरे डिटेल में जाते हैं। ठीक है, पहले मैं केस फर्स्ट लूंगा जो सबसे सिंपलेस्ट केस है, जिसे मैं कहूंगा कि A इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये एकदम सिंपलेस्ट रिएक्शन है। कल को मैं यहां पे Na लगाऊंगा, कल को मैं अगले केस में A और B दो चीजें जोड़कर भी फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि A इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट। ए का कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मान लीजिए शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था, जिसको हम लोग ए नॉट भी कहते हैं। नॉट मींस जीरो टाइम पे, और किसी टी टाइम बाद ये ए माइनस एक्स रह जाता है, तो हम इसको ए टी कहते हैं। अब मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स के कि किसी भी रिएक्शन का रेट आप उसके रिएक्टिंग या स्पीशी या प्रोडक्ट वाले स्पीशी के रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अगर रिएक्टेंट है तो उसके सामने, उसके रेट ऑफ चेंज के सामने नेगेटिव लगाइए और उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, सिंस द ऑर्डर इज 1, तो यहां पावर भी 1 रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, मैंने पहले बताया है ना, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बिकॉज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रिलेशनशिप है ना, कॉन्सेंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताता है। तो कैसे पहुंचेंगे उस तक? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी, के इंटू डी टी। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, यानी माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेट करिए। जीरो टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था और टी टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए टी है। ठीक है, आपको पता है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है ना, तो यहां dA बाई a का इंटीग्रेशन log a हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ए। नेचुरल लॉग मींस लॉग बेस ई ए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और अगर आप माइनस साइन हटा देते हैं तो ये जो लिमिट्स हैं वो इंटरचेंज कर जाएंगे, यानी ए नॉट ऊपर चला जाएगा और ए टी कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू के टी 0 से टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू यहां रखिए, लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई ए टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी माइनस 0, टी माइनस 0 लिमिट्स रख दी मैंने। ठीक है, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट बाई ए टी। ठीक है, लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, के टी लिख सकते हैं। और के को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये लॉग बेस ई है। अगर आप log बेस 10 करना चाहते हैं तो आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया log बेस 10 ए नॉट बाई 80। log बेस 10 में बेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इस 10 को नहीं भी लिख सकते हैं। log का मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो log बेस 10 ही है। इज इक्वल्स टू के टी, यानी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log ए नॉट बाई 80। ये आपका एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। लास्ट में मैं ना चीजों की समराइजेशन करूंगा, जो जो चीजें रास्ते में मिलती जा रही है इकट्ठा किया जाए। ठीक है, लेकिन रास्ते में जो भी चीजें मिल रही है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो उनको मैं रेड बॉक्स, हर माइलस्टोन को मैं रेड बॉक्स में कर रहा हूं। लास्ट में हम लोग इसको समराइज कर लेंगे और उस समरी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इस रेट इक्वेशन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस हम जानते हैं कि ए नॉट मतलब होता है ए और ए टी मतलब होता है ए माइनस एक्स, रख दिया जाए। क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल्स टू
2.303 बाई टी लॉग a बाय a माइनस एक्स। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो कई बार है ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये फॉर्म भी ले लेता है। ठीक है, ऐसा फॉर्म भी ले लेता है। अगली चीज क्या, अब कभी कभी ठीक है, ये दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो अक्सर क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये है कि इनिशियल एंड टी टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप है, और यहां पे क्या है, इनिशियल और कितना चीजें टूट गई हैं या कितनी चीजें डिसोसिएट कर गई हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। दोनों एक ही चीज है, आप जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक और फॉर्म ले सकता है ना, अगर मैं इस चीज को यहां से उठा के चलूं। ठीक है, अगर मैं इसको लेके चलूं तो क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस ई ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी, यानी ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू ई का पावर के टी, ई का पावर के टी, यानी ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय e टू द पावर ऑफ के टी, यानी ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। ठीक है, ए टी इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। तो ये भी एक तरह का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो है ना ई के टर्म्स में और है ना के टर्म्स में है। ठीक है, ये इस एज सच इस फॉर्मूले का बहुत प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यही और यही फॉर्मूले काम आएंगे, है ना, लेकिन हाँ आपको इसको जानना चाहिए। और ये फॉर्मूला खुद भी एक फॉर्मेट में आ सकता है क्या, फिर अगेन हम वही लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट ए टी इज ए माइनस एक्स एंड ए नॉट इज ए, तो ये वैल्यूज रख दी जाए तो ये क्या रूप ले लेगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए टी के जगह पे मैंने a माइनस एक्स रखा और a नॉट के जगह पे a रखा, इज इक्वल्स टू e माइनस के टी, एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस a इंटू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। तो ये हम लोगों ने एक ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट लॉ का, है ना, वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं और थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ्स जो हैं हो जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ के, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ग्राफ क्या हो सकते हैं। पहला ग्राफ हो सकता है एटी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, एटी वर्सेस टी ग्राफ हो सकता है। अगला ग्राफ हो सकता है एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, तीसरा ग्राफ जो हो सकता है वो आपका हो सकता है लॉग ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। और अगली चीज हो सकती है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए एटी वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपको हमेशा किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन होना चाहिए। क्या एटी और टी के लिए कोई इक्वेशन है? हाँ है। सबसे अच्छा इक्वेशन तो यही है कि एटी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जीरो रखने पर यहां आप अगर जीरो रखेंगे तो e टू द पावर ऑफ जीरो इज 1, तो at इज a नॉट, यानी जीरो टाइम पर at का कॉन्सेंट्रेशन a नॉट है। ठीक है, a नॉट है। और यहां पर इंफिनिटी रखिए, जब यहां पे इंफिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। इंफिनिटी रखते हैं इन बहुत ज्यादा टाइम, यानी e टू द 1 बाई e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी, दैट इज 1 बाई इंफिनिटी, दैट इज जीरो। ठीक है, जीरो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनफाइनाइट टाइम में एटी कॉन्सेंट्रेशन जीरो को टेंड करेगा, तो यानी ये ग्राफ जो है ऐसे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ऐसे ही एक्स वर्सेस टी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ का सबसे अच्छा इक्वेशन क्या है कि अभी मैंने बताया था एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखवाया था आप लोगों को। तो यहां पर अगर आप टी की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो, तो e टू द पावर ऑफ जीरो 1, 1 माइनस 1 इज जीरो, यानी ये ग्राफ यहां जीरो आ जाएगा। और होना भी चाहिए, शुरुआत में x की वैल्यू जीरो ही थी, शुरुआत में कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ था, तो x की वैल्यू है ना जीरो थी, x की वैल्यू जीरो थी, है ना। लेकिन अभी क्या है,
अभी क्या है कि जीरो पे तो आपको जीरो मिल गया, लेकिन इन्फिनाइट टाइम पे क्या होगा, तो यहां इंफिनिटी रखते हैं, ई टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी, ई टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो x की वैल्यू लगभग a के आसपास आने लगी। x विल टेंड टू a बिकॉज टाइम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, टाइम इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी आप पहुंचते नहीं है, इंफिनिटी को टेंड करते हैं, उस तक पहुंच रहे होते हैं, इसलिए x भी a की तरफ पहुंच रहा होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर ये a लिमिट है तो x का ग्राफ कैसा आ जाएगा, x का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ग्राफ हो गया। अगला ग्राफ है log a0 by at वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो आपको मालूम है एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a0 by at। मैंने हमेशा आप लोगों को यह बताया है कि ग्राफ प्लॉट करने का, केमिस्ट्री में कम से कम इससे सारे ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। क्या, जो चीज वाई एक्सिस पे दी है उस पूरी चीज को आप वाई ले लीजिए, वाई, जो चीज एक्स एक्सिस पे दी है उसको एक्स ले लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं k इंटू इज इक्वल टू 2.303 बाई एक्स इंटू वाई, और इसको सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू एक्स। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स जैसा है, ठीक है, और y इज इक्वल टू m इंटू एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ऐसा, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगली चीज क्या, रेट और टाइम का ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। तो जो है रेट और टाइम का ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, हाँ एक चीज कर सकते हैं, मैं यहां एक चीज मेरे दिमाग से उतर रही है, इसका जो स्लोप आप निकाल सकते हैं थीटा, आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू m होता है स्लोप, यानी m इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m, और आप देख सकते हैं यहां जो स्लोप है वो k बाय 2.303 है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके यहां पे स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करिए रेट और टाइम की, तो रेट और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू a का पावर 1, रेट इज इक्वल्स टू k a का पावर 1, a t है, a t मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट एनी t टाइम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं k, at को क्या लिख सकते हैं, a0 e टू द पावर ऑफ माइनस kt, ऐसे लिखा है। अभी मैंने ये इक्वेशन यूज कर दिया, at इज इक्वल्स टू, ये हम जानते हैं ना, at इज इक्वल्स टू a0 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस kt। तो at को मैंने ऐसे लिख दिया, at को लिखा मैंने at is equals to a0 e to the power of minus kt, दिस इज रेट। अब आप रेट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना, मैंने हमेशा कहा कि जो y एक्सिस पे उसको y ले लीजिए, और जो x एक्सिस पे है टाइम उसको x ले लीजिए, यानी k, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टाइम को है ना जीरो और इंफिनिटी रख के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो कोई फॉर्मेट में तो आएगा नहीं है, तो आप t बराबर जीरो के e टू द पावर ऑफ जीरो इज 1, यानी रेट इनिशियली कितना था, ये 1 हो जाएगा। अगर t बराबर जीरो रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी रेट इज इक्वल टू k a0 हो जाएगा, k a0 हो जाएगा। और जब आप इसको इंफिनिटी रखेंगे तो अभी आपने देखा e टू द पावर ऑफ है ना इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो है उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यहां पे t बराबर इंफिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, यानी रेट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी इसका भी ग्राफ वैसा ही आ जाएगा और जीरो को टेंड करेगा जब टाइम इंफिनिटी को टेंड करे, ठीक है। तो ये आपके मेजर ग्राफ्स हो गए। अब ग्राफ्स जानने के बाद और नेचर जानने के बाद आइए पता लगाते हैं कि हाफ लाइफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है, मैंने पिछली लेक्चर में भी पढ़ाया आपको, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो समय जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए, यानी when t is equals to t half, then at becomes a0, at becomes a0 by 2, ऐसे। यानी अगर मैं कहता हूं कि एक रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका a0 है तब जब टाइम जीरो है, अगर टाइम t हाफ होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन a0 by 2 हो जाएगा,
ठीक है, अब मुझे है ना इस टी हाफ को निकालना है। आइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सिंस वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम log A नॉट बाई 80, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हेन आई सब्स्टिट्यूट T बराबर टी हाफ, यहां पे मैं T बराबर अगर टी हाफ लिखता हूं तो यहां पे मुझे 80 के जगह पे क्या रखना होगा, A नॉट बाई 2 रख देते हैं। इनको बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A नॉट बाई 80, ऐसे लिखा, A नॉट बाई 80 लिख दिया। अब यहां पर ये वैल्यूज रखी जाए, जो वैल्यूज हम लोगों ने यहां पे तय की है। कौन सी? मैं T को T हाफ रख रहा हूं। यहां पे मैं T को T हाफ रख रहा हूं। जब भी मैं T को T हाफ रखता हूं मैं लिख सकता हूं 2.303 अपॉन K log, ठीक है, log A नॉट। A नॉट तो A नॉट ही रहेगा, और जो 80 हो जाएगा 80 विल बी इक्वल टू A नॉट बाई 2, A नॉट बाई 2, यानी T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K log A नॉट कैंसल आउट, 2 आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना, log 2 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू हम सबको पहले से पता है 0.3010 हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम log की वैल्यू यहां पर 0.3010 रख दें तो मैं कह सकता हूं T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K, यानी T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। और T हाफ को एक और चीज लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? T हाफ इज इक्वल टू, अगर आप 2.303 हटा दें तो नेचुरल लॉग हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 बाई K, ठीक है। नेचुरल लॉग मींस लॉग बेस E। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक, इनमें से कोई भी इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला तो ये है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। लेकिन ध्यान रखिए कि कभी आपको ये फॉर्मूले की भी इस्तेमाल जरूरत पड़ सकती है, ये फॉर्मूले की भी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 0.693 को आप 2.303 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार इस तरफ log रहता है और इस तरफ 0.693 बाई K होता है, तो जरूरी होता है कि आप इस तरफ 0.693 को ऐसे तोड़ लीजिए 2.303 log 2, ताकि इधर उधर से वैल्यू कट जाओ, दोनों तरफ log रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, ठीक है। तो ये आपका है ना हाफ लाइफ मैंने कैलकुलेट कर दिया। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आता है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है। जैसे क्या है मैं समझाता हूं। कई बार आता है कि X% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किसी चीज को X% कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर के जरिए कितना टाइम लगेगा। इसको भी हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, A चेंजेस टू प्रोडक्ट है। अगर इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A का A नॉट है, यानी A है, X% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, X% खत्म होने में कितना टाइम। तो आमतौर पे लोग A में से A इंटू X बाई 100 करते हैं, नहीं करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेटेड, ये A नॉट है, ये 80 है, जब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेंगे A नॉट बाई 80 तो A ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहां पे कुछ भी रख सकते हैं, A के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप कुछ भी रख सकते हैं तो परसेंटेज के केस में सबसे अच्छी बात होती है कि हम 100 रखें, ठीक है ना। अगर मैं इसको A लेता हूं और A में से ये A का X% रिएक्ट कर जाता है, जब भी आप A नॉट बाई 80 चाहिए आपको यहां एक इक्वेशन में रखने के लिए, आपको A नॉट बाई 80 चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको A नॉट बाई 80 चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, A बाई A इंटू 1 माइनस X बाई 100, ये आ जाएगा 100 बाई 100 माइनस X। तो जब हर बार ये 100 बाई 100 माइनस X आता है तो क्यों ना हम इसी चीज को रख लेते हैं यहां पे, ठीक है। या आप ऐसे समझिए, आप A नॉट बाई 80 को आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को कहता हूं कि जब भी परसेंटेज कंप्लीशन की बात आती है तो आप इनिशियल क्वांटिटी 100 ले लीजिए। अब कहते हैं 100 में से नहीं, इनिशियल क्वांटिटी 100 ले लिया, मान लिया X% रिएक्शन खत्म हो गया, तो यानी कि 100 में से क्या चला गया, X चला गया, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी,
ए नॉट और ये चीज क्या हो जाएगी 80, इससे टाइम निकालना आपका इजी हो जाएगा। खैर ऐसे आप अजम्पशन करिए या आप ए के टर्म्स में लिखिए, बात वही आएगी आपके अल्टीमेटली 80 बाई टी की वैल्यू है ना 100 बाई 100 माइनस एक्स ही आएगी। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रख देते हैं। अब रखेंगे तो क्या आएगा, सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय 80, ऐसे लिखा। अगर टाइम आपको चाहिए t इज इक्वल टू टी x%, x% t x% का मतलब हो गया कि x% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगा, तो वो आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग ए नॉट इज 100, शुरुआत में 100 लिया था और x% खत्म होने के बाद ये 100 माइनस एक्स बचा। ठीक है, 100 माइनस एक्स बचा। तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना परसेंट रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। अगली चीज पूछी जाती है एवरेज लाइफ, टी एवरेज पूछा जाता है, तो इसको समझिए। ठीक है, मैं मोटे तौर पे इसे समझा रहा हूं। ठीक है, अल्टीमेटली ये कैलकुलस से कैलकुलेट होता है, जो कि बियॉन्ड द सिलेबस है, आपको जानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक रिएक्शन है ए, चेंजेस टू प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। मान लीजिए 0 टाइम पर ये ए था और 1 मिनट बाद ये ए माइनस एक्स है, या आप ऐसे ले लीजिए, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 100 मोल था, अब ये 90 मोल बचा, तो 10 मोल जो रिएक्ट कर गया उसकी लाइफ, एवरेज लाइफ 1 मिनट थी। ये इतना करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं इंटरवल्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो 10 मोल जो रिएक्ट किया उसकी लाइफ 1 मिनट थी, यानी कितनी लाइफ, 10 मिनट्स जो है इनकी लाइफ रही। फिर 1 मिनट बाद ये 70 बचा, तो 20 लोगों की लाइफ कितनी रही, ये जो यहां पे 20 लोग गए उनकी लाइफ 2 मिनट्स रही, है ना। 20 लोगों की लाइफ 2 मिनट रही, 2 मिनट। ऐसे ही करते चले जाइए तो आप एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं मोटे मोटे तौर पे, है ना। ये सही कैलकुलेशन नहीं है, वो सही कैलकुलेशन तो कैलकुलस से आएगा, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, 10 लोगों की लाइफ 1 मिनट थी, 10 into 1, प्लस 20 लोगों की लाइफ 2 मिनट थी, 2 into 20 into 2 प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टोटल लाइफ बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल करेंगे तो एवरेज लाइफ आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैथमेटिकली या अर्थमेटिकली नहीं की जा सकती है, इसके लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। आपको याद होगा किसी भी फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलस में कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बाय इंटीग्रेशन डी एक्स करके, है ना। तो उसी एवरेज कैलकुलेशन वाले कैलकुलस लगा के आप कैलकुलस लगा के टी एवरेज निकाल सकते हैं। इट इज बियॉन्ड द स्कोप, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख रहा हूं। एवरेज लाइफ क्या होती है कि जितनी देर वो रिएक्ट नहीं करता है वो उसकी एज है। सभी मॉलिक्यूल्स जितनी जितनी देर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उन सब का एज जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एवरेज लाइफ निकल के आ जाएगी कि औसतन एक मॉलिक्यूल कितना देर तक रिएक्टेंट रहा। टी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेशन करने पर ठीक 1 बाय के रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाती है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, और रेट कांस्टेंट कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो के की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ बाई 1, तो टी एवरेज की वैल्यू आ जाती है 1.44 टी हाफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, आ जाएगा एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू 1 बाई के, या ये बीच की चीज आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, है ना, इसे फाइनल मुझे ऐसे लिखना चाहिए। मैं लिख सकता हूं एवरेज लाइफ is equals to 1 by k is equals to 1.44 हाफ लाइफ। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, आपका टी एवरेज आ गया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या, ठीक है, हम लोगों ने हाफ लाइफ कैलकुलेशन कर दिया, पता लगाया हाफ लाइफ के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, ये भी पता लगाया कि किसी रिएक्शन को x% कंप्लीट होने में कितना लाइफ टाइम लगेगा, ये भी हमें पता चल गया कि, है ना, एवरेज लाइफ क्या होगी किसी भी एक पार्टिकल की जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू जा रहा है। लेकिन इन सब चीजें जानने के बाद एक चीज और है, कभी कभी एक अलग तरह का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ती है जो क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है। तब जब टाइम का जो इंटरवल हो वो हाफ लाइफ के टर्म्स में अगर हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो,
तो अक्सर एक नया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की दिखाई पड़ता है या लोग यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे भी जानें और उसे एक ट्रिक की तरह याद रखें। क्या इतनी बातें तो हो गई, अगली चीज क्या, अगर मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला सब्सटेंस है ए नॉट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है। अब होता क्या है कि एक हाफ लाइफ बाद ये कितना बचेगा, ये बचेगा ए नॉट बाई 2, एक हाफ लाइफ बाद। शुरू से 2 हाफ लाइफ बाद ये बचेगा कितना, इसका भी, या इस यहां से हाफ लाइफ बाद इसका भी आधा हो जाएगा, यहां से हाफ लाइफ बाद इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है, बाई 8 डॉट 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 चला जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, है ना, अब आप क्या लिख सकते हैं कि एक हाफ लाइफ बाद आप देख सकते हैं यहां 2 का पावर 1 है, ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ बाद, 2 हाफ लाइफ बाद शुरू से, याद रखिएगा, शुरू से 2 हाफ लाइफ बाद, है ना, ए नॉट बाई 4 है, यानी आप कह सकते हैं क्या कि ये ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर है, ठीक है। शुरू से 3 हाफ लाइफ बाद, 1 2 3 हाफ लाइफ बाद ये 2 टू द पावर ऑफ 3 है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 टू द पावर ऑफ n लिख सकता हूं, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है, कितनी हाफ लाइफ गुजरी है। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ये n फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अच्छा अगर मान लीजिए हाफ लाइफ 1 मिनट है या 5 मिनट है, तो इस समय टाइम 0 था, इस समय 5 मिनट गुजरा, शुरू से यहां तक 10 मिनट गुजर गया और शुरू से यहां तक 15 मिनट गुजर गया। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 है, देखिए ये जो 1 आया है ना, ये 5/5 1 है, ये जो 2 आया है ना, ये 10 बाई हाफ लाइफ है, 10/5 मिनट्स है, 10/5 मिनट्स हाफ लाइफ। ये जो 3 आया है ना, ये t हाफ है, 5 मिनट 3 आ गया, यानी मैं कह सकता हूं ये जो n है ये हो जाता है टाइम इलैप्स्ड बाय हाफ लाइफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम इलैप्स्ड बाय हाफ लाइफ। तो मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो ये आया है, इसको और अच्छे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 टू द पावर ऑफ t बाय टी हाफ, ठीक है, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक नया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये भी इंटीग्रेट, तो अब तक मैंने आपको कई सारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कई सारी हाफ लाइफ्स बताई, कई एवरेज टी एवरेज निकालना सिखाया, बहुत कुछ बताया मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा, है ना, समराइजेशन कर लें यहां पर, ठीक है, एक समरी बना लें चीजों की, और अगर जो व्यूअर्स मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी समरी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, समरी, और इसके बाद हम लोग अगले केस पे जाएंगे। समरी क्या समरी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के कम से कम 5 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकता हूं। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तीसरा लिख सकते हैं k इज इक्वल टू लिख सकते हैं at इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस के टी। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस के टी, ठीक है। आप एक चीज और जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है ना, क्या लिख सकते हैं, आप एक चीज और लिख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम और टाइम के बीच का रिलेशनशिप है, इसलिए मैं इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहता हूं। तो आप लिख सकते हैं इसको भी ए टी इज इक्वल्स टू, है ना, ए नॉट बाय 2 टू द पावर ऑफ टी अपॉन टी हाफ, ये लिखा जा सकता है। ये तो 5 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया है छठी चीज, हाफ लाइफ जो होता है वो ln 2 बाई के होता है, यानी 2.303 log 2 बाई के हो जाएगा, या ये 0.693 अपॉन के हो जाएगा,
या हाँ, इतनी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको कि किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से x% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 2.303 अपॉन के लॉग इन लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ये बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि एवरेज लाइफ जो होती है 1/k या 1.44 टी हाफ हो जाती है, ठीक है। और क्या, बस मेरे ख्याल से इतना है ना। तो इतनी चीजों पे हम लोगों ने आज बातचीत की है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने सिर्फ पहला केस बताया आपको कि केस क्या था, केस इज इक्वल टू ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन आ सकता है जिसमें Na चेंजेस टू प्रोडक्ट हो। जरूरी नहीं कि रिएक्शन हमेशा इतना ही सिंपल हो कि A चेंजेस टू प्रोडक्ट हो, कल को ऐसा भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ सकता है जहां यहां N हो। तो इस केस को डील करना है ना इंपॉर्टेंट है। तो आइए केस सेकंड शुरू करते हैं, जहां पे हम कह सकते हैं कि Na इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केस सेकंड, मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए जो ऐसा हो, Na चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, Na चेंजेस टू प्रोडक्ट। अब होगा क्या, वही शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन A है और T टाइम बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है। यू कैन कॉल दिस एज A नॉट एंड दिस एज AT, ठीक है। अब क्या, आप इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखें, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए। क्या लिख सकते हैं, -1/n dA/dt, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये है ना रिएक्टेंट के पावर में जितना ऑर्डर होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अच्छा पिछले केस में यहां 1/1 था, यहां 1/n है, ठीक है। आप लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू nk इंटू a का पावर 1। इसको इधर ले आइए, आप लिख सकते हैं यहां पे माइनस dA/a is equals to nk dt माइनस dA/a is equals to माइनस nk dt। आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। जीरो टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन A नॉट था और t टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन AT है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले डेरिवेशन, केस फर्स्ट के डेरिवेशन और केस सेकंड के डेरिवेशन में बस एक ही बात का फर्क है, वहां पे n की वैल्यू 1 थी, यहां n है, ठीक है। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, या अब ऐसा समझ सकते हैं ये पूरा वही केस फर्स्ट का जो इक्वेशन आया था वैसा ही दिख रहा है। बस अंतर क्या है कि वहां k था और यहां पे क्या है, nk है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किया वो सारी चीजें यहां पे भी आएंगी, बस हर एक्सप्रेशन में k के जगह पे क्या लग जाएगा, nk लग जाएगा, ठीक है। तो डॉट 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 इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, मैं कह सकता हूं कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log A नॉट बाई AT। फॉर्मूला होता था केस फर्स्ट में, तो यहां n लगा देंगे आप, nk इज इक्वल टू 2.303 बाई t log A नॉट बाई AT। या आप लिख सकते हैं nk इज इक्वल टू 2.303 बाई t log A बाई A माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगा केस नंबर सेकंड का। आप ये भी कह सकते हैं यहां पे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि AT इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू ई टू दी पावर ऑफ KT के जगह क्या लिख सकते हैं आप, NKT लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं जैसे वहां था x इज इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस NKT, ऐसे लिखा जा सकता है डिफरेंशियल रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। यही नहीं, आप हाफ लाइफ के को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वैसे ही, बस फर्क यह है कि पिछले एक्सप्रेशन में जहां k था वहां आप nk रख दीजिए, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k के जगह मैंने क्या रख दिया, nk रख दिया, ठीक है। ये हाफ लाइफ हो जाएगा। इसके और भी वेरिएंट्स इसी तरह बदल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही टी एवरेज को आप क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज को लिख सकते हैं है ना 1/k के जगह nk, या है ना 1/n इंटू 1.44 टी हाफ, ठीक है। तो ये सारी बातें उसी की तर्ज पर हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन A चेंजेस टू प्रोडक्ट के जगह Na चेंजेस टू प्रोडक्ट आता है तो K के जगह पे आप Nk रख देंगे। ये बात तो हो गई उस केस की जिसमें रिएक्शन में यहां एक कोई कोफिशिएंट हो, पर तब क्या, जब ऐसा रिएक्शन हो
जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो फिर भी ऑर्डर फर्स्ट हो, ठीक है। तो मैं इस केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो रहा है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है A का A है और B का B है, ठीक है, और T टाइम बाद A माइनस एक्स है और B माइनस एक्स है, ठीक है। आप इसको और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, आइए इसको और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, 2A और 3B हो जाए ये, ठीक है। तब अगर ऐसा रिएक्शन है कि 2A प्लस 3B इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, A माइनस 2x और B माइनस क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आता है वो कुछ ऐसा है, मान लीजिए रेट इज इक्वल्स टू K A का पावर 0 B का पावर 1 है, ऐसा हो जाए, ठीक है। A का पावर 0 है और B का पावर 1 है। अब क्या करेंगे, तो मैं बताता हूं, यहां पर जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी जीरो ऑर्डर के केस में बताया था कि जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें, है ना, एक्स के टर्म्स में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां आप रेट के जगह क्या लिखेंगे, आप डीए बाई डी भी लिख सकते हैं, आप इसको इस रेट को -1/2 डीए बाई डी भी लिख सकते हैं। इस रेट इक्वेशन को आप -1/3 डीबी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू के ए नॉट इंटू बी का पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए अगर कल को यहां भी 1 होता तो आप खाली बी लेते तो बी तो इंटीग्रेट हो जाता है, ए का क्या होता, दिक्कत आती। या कल को आप ये लेते हैं तो मान लीजिए ए तो इंटीग्रेट हो जाएगा पर बी का क्या होगा, दिक्कत है। तो इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए, है ना, अच्छा होता है कि जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या किसी भी ऑर्डर रिएक्शन में एक से ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज इन्वॉल्व होती है, तो इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को ना एक्स के टर्म्स में चेंज कर लेना बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात है, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, है ना, चीजें सेम एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप यहां a माइनस 2x रखते हैं तो a माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और -2x का हो जाएगा -2 dx बाई dt। जैसे मैं यहां रखता हूं, चलिए, -1/2 d a माइनस 2x बाई dt is equals to -1/3 d a b minus 3x by dt is equals to k, ये तो कुछ नहीं बचेगा और ये बचेगा b minus 3x, ठीक है, b minus 3x बचेगा। आप देखिए अगर da by dt करेंगे तो 0 हो जाएगा और d 2x by dt करेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा और dx by dt बच जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां हो जाएगा dv by dt 0 हो जाएगा और d -3x बाई dt करेंगे तो -3 बाहर आ जाएगा, dx बाई dt बच जाएगा, -3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी इन दोनों को मैं लिखना चाहता हूं dx बाई dt इज इक्वल्स टू k b माइनस 3x, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, dx बाई dt आएगी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, dx बाई dt इज इक्वल्स टू k इंटू b माइनस 3x। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, dx बाय b माइनस 3x इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट करिए, 0 टाइम पर x की वैल्यू 0 थी, 0 टाइम पर यहां कुछ भी टूटा नहीं था, है ना, जितनी चीजें टूटती है उसको हम x कहते हैं, तो x की वैल्यू 0 थी और t टाइम पर x की वैल्यू मान लीजिए x है, ठीक है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरी चीज को u ले लीजिए, b माइनस 3x इज इक्वल टू u माइनस 3 dx इज इक्वल टू du, यानी dx इज इक्वल टू -1/3 du, यहां रख दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx के जगह पे रखा मैंने -1/3 du बाई और b माइनस 3x को मैंने u रख दिया, ठीक है। x को 0 रखेंगे तो u की वैल्यू b आएगी और x को x रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी b माइनस 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k 0 टू t dt, 0 टू t dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, du बाई u की वैल्यू आ जाएगा, माइनस हटा देंगे तो लिमिट्स एक्सचेंज कर जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन b माइनस 3x से b du 1/3 भी छूट रहा है यहां पे, ठीक है, 1/3 b ऊपर b माइनस 3x नीचे, du बाई u इज इक्वल्स टू k, है ना, dt इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है। ये आ जाएगा, दिस विल बी लाइक ऐसे, है ना, यहां पे लिख सकते हैं 1/3 log u बेस e फ्रॉम
बी माइनस एक मिनट, एक गलती हो रही है मुझसे यहां पे। क्या, जब x 0 था तो b की वैल्यू u थी, और जब x है, हाँ, तो जब x है तो b की वैल्यू b माइनस 3x है। ठीक ही तो है, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। जब x है तो b माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी जाए, क्या आ जाएगा, b माइनस 3x b इज इक्वल्स टू k t फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 1/3, इसको b रखिए, log b माइनस log b माइनस 3x इज इक्वल्स टू k t माइनस 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3 log बेस e b बाई b माइनस 3x इज इक्वल्स टू के टी। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं कि b, ये जो आया है एक्सप्रेशन, ये क्या है, मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं फिर से। ठीक है, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है, यहां लिख रहा हूं 1/3 log बेस e b बाय b माइनस 3x इज इक्वल्स टू kt, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा, log बेस e इंटू b माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3kt, ये e के पावर में हो जाएगा, यानी b बाई b माइनस 3x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ kt, 3kt। ठीक है, और अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को का अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, b माइनस 3x बाई b इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है, b बाई b इज 1 माइनस 3 बाई b, 3 इंटू x बाई b इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 3x बाई b इज इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। x इज इक्वल्स टू b बाई 3 इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है ना, x की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस x की वैल्यू निकल जाने से आपको पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेटेड या पूरे रिएक्शन का आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ठीक है भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब होता है कि टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ए एट एनी टाइम टी कैन बी रिटन एज ए माइनस 2x। ठीक है, a माइनस 2x लिख सकते हैं, a माइनस 2x, और या तो ऐसे लिख दो, या आप लिख सकते हो a माइनस 2x 2b बाई 3 इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ये आपका a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, a का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, तो आप लिख सकते हैं b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा b माइनस 3x, यानी b माइनस 3x, यानी b माइनस 3 इंटू x, x इज b बाई 3 इंटू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है, और ये 3 गया, bt इज इक्वल्स टू b माइनस b प्लस b e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां b का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू b इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 3kt। ठीक है, तो ये आपका b का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो मैंने हर तरह के केस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको बता दिया है। ऐसा रिएक्शन जिसमें a चेंजेस टू प्रोडक्ट हो, वो केस डील किया हम लोगों ने।
हम लोगों ने केस डील किया Na चेंजेस टू प्रोडक्ट में क्या होगा, वो भी हम लोगों ने बातचीत कर ली। और अभी अभी हम लोगों ने एक केस पे बात किया कि अगर ए बी अलग अलग लोग हों तब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डील करना है। हाँ, ध्यान रखिएगा, तब ये सारी चीजें एक्स के टर्म्स में डील की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जितनी बातचीत करनी थी थ्योरी के एस्पेक्ट से वो हो चुकी है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट for first order reaction the time taken show that for first order reaction the time required for 99.9% completion of the reaction, 99.9% completion of the reaction is 10 times that required for 50% completion, for 50% completion of the reaction, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कहता है क्या, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा कि कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितना समय 99.9% कंप्लीशन के लिए लगता है वो 10 गुना होता है 50% कंप्लीशन के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि ध्यान देखिए कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद करें, अगर ना आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन क्या है, अब मैंने फॉर्मूला बताया था कि Tx% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 100 माइनस एक्स। तो वैसे यहां कर लीजिए, यहां T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 बाय 100 माइनस 99.9%, ये आ जाएगा, ठीक है। और T50% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाय 100 माइनस 50%, 100 माइनस 50%। आप इसको डिवाइड करिए, T99.9% बाई T50% इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log 1000 बाय log 2 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, सॉरी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये 0.1 होगा तो log 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं T99.9% बाय T50% इज इक्वल्स टू, है ना, log 1000 इज 10 to the power of 3 एंड log 2 इज 0.3010, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आ रहा है, तो बिल्कुल सही है ना। कि मैं कह सकता हूं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज 10 times the time required for 50% completion of the reaction। बिल्कुल ये है ना, सही निकल के आ गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट T 0.75 by T 0.50 for a first order reaction, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर ना 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो ये रेशियो निकालना है। तो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 0.75% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीट। ये T 0.5 मतलब T 50% और ये T 75%, तो इसको लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग 100 बाय 100 माइनस 75, ठीक है। और यहां पे क्या, T 0.5 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाय 100 माइनस 50, ठीक है। 100 बाय 100 माइनस 50 लिख सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करिए, T 0.75 बाय T 0.5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
और ये आ जाएगा log 100 बाय 25 बाय log 100 बाय 50. ठीक है, 100 बाय 50. log 25 by 100 is 4 and this is 2. So I can say 0.75 by t 0.5 is equals to है ना log 4 by log 2. ठीक है, log 4 by log 2 यानी t 0.75 by t 0.5 is equals to log 4 can be written as log 2 का स्क्वायर by log 2. ठीक है, यानी 2 log 2 by log 2. ठीक है, log 2 कट गया, यानी आप कह सकते हैं t 0.75 by t 0.5 is equals to 2. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि A एंड B, एक रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट और एक रिएक्शन है B चेंजेस टू प्रोडक्ट. ठीक है, दो रिएक्शन हो रहे हैं और इन दोनों रिएक्शंस के ना दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. दोनों के हाफ लाइफ जो है ना, इसका हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ A इज 0.231 सेकेंड्स और इसका हाफ लाइफ है टी हाफ ऑफ B इज 0.3465 सेकेंड्स. ठीक है ना. इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर इन रेशियो ऑफ 3:2, यानी अगर A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3A है तो B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो 2A होगा. 3:2 में है, इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 3:2 पे है. तो क्वेश्चन कहता है कि जब है ना टाइम इतना गुजर जाए, 3 हाफ लाइफ ऑफ A, मतलब इतना टाइम गुजर जाए, 3 इंटू 0.231 सेकेंड्स गुजर जाए. ठीक है, उस समय दिस इज A नॉट. ठीक है, ये A नॉट है और टाइम कितना गुजरा है, टाइम इज इक्वल टू, ये 0 टाइम पे था, टाइम इज इक्वल टू 0.231 इंटू 3 हाफ लाइफ ऑफ A. हाफ लाइफ ऑफ A जितना है उसका 3 गुना समय बीत जाने के बाद AT की वैल्यू कितनी होगी, AT और BT का रेशियो कितना होगा. इतने टाइम बाद यहां का कॉन्सेंट्रेशन 80 होगा और इतने टाइम बाद 3 हाफ लाइफ बाद 231 यहां का कॉन्सेंट्रेशन BT होगा. तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ AT इज टू BT. AT इज टू BT कितना हो जाएगा. ठीक है ना, ये पूछा गया है 3 हाफ लाइफ ऑफ A. ठीक है, तो हाफ लाइफ जितना है A का, इसके 3 गुना समय गुजर जाने के बाद, तो दोनों केसेस में उतना ही समय गुजरा है. ठीक है, उस समय A और B का कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा उनका रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है. ठीक है, ये क्वेश्चन. ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. क्या कहेगा, कहता है आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और फॉर्मूला बताया था जो हाफ लाइफ पे बेस्ड था. क्या AT इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं A नॉट by 2 to the power of n, where n is the number of half life जो A रिएक्शन का गुजरा है. बल्कि मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, T अपॉन T हाफ भी लिख सकते हैं ऑफ A. ऐसे इसके लिए लिख सकते हैं BT इज इक्वल्स टू B नॉट बाय है ना 2 to the power of T अपॉन हाफ लाइफ ऑफ B. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ B लिख दिया आपने. यहां पे लिखेंगे 2 अपॉन 2 to the power of T अपॉन हाफ लाइफ ऑफ A. ठीक है, ऐसा. ठीक है, ये सॉल्व करते हैं इसे. तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AT इज इक्वल टू A नॉट कितना है, A नॉट 3A है, 3A अपॉन 2 to the power of टाइम कितना गुजरा है ना 3 इंटू 0.231 इतना समय गुजरा है और हाफ लाइफ A का कितना है, A का हाफ लाइफ भी 0.231 है, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी 3A अपॉन 2 का क्यूब. मैं यहां लिख रहा हूं इसको. ठीक है ना, मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. AT की वैल्यू आ जाएगी, AT इज इक्वल्स टू 3A बाय 2 to the power of 3. ये AT आ गया. BT कैलकुलेट करते हैं. BT कितना हो जाएगा, BT विल बी इक्वल टू B नॉट है ना. B नॉट कितना है, 2A है, B नॉट की वैल्यू 2A है, तो 2A बाय 2A अपॉन 2 to the power of T बाई T हाफ ऑफ B है ना. टाइम गुजरा है कितना, 3 इंटू 0.231 बाय हाफ लाइफ ऑफ B इज 0.3465 सेकेंड्स.
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, BT इज इक्वल्स टू, आप इस पूरी चीज को जब कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू 2 आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो आ जाएगा 2a बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं BT और AT और BT का रेशियो लेता हूं, AT बाई BT लेता हूं, तो AT बाई BT की वैल्यू आ जाएगी 3a अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3 बाय 2a अपॉन 2 स्क्वायर, a गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, 3 अपॉन 4। यानी मैं कह सकता हूं कि AT बाय BT इज इक्वल्स टू 3:4 आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, रेशियो इसका। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, इसी टॉपिक पे बेस्ड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड। क्वेश्चन कहता है अ सब्सटेंस ए, क्वेश्चन नंबर 4, अ substance A reacts, a substance A reacts according to first order reaction, according to first order reaction, first order rate law, reacts according to first order rate law with rate constant k is equals to 5 into 10 to the power of minus 5 per second। ठीक है, क्वेश्चन कहता है A find the initial concentration, of, नहीं, if ये क्वेश्चन कहता है if the initial concentration of A is 1.0 m, find first what is the initial rate, and second what is the rate after 1 hour, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, कहता है कि इनिशियल रेट कितना है। आपको पता है रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू ए का पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इनिशियल रेट निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, है ना। रेट इज इक्वल्स टू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1m, ठीक है, 1.0 पावर 1, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 m पर सेकेंड, ठीक है ना, मोलर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड कह रहा है कि व्हाट इज द रेट आफ्टर 1 आवर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि रेट 1 घंटे बाद कितना होगा। तो ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1m है ना, 1 घंटे बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ 1 - x होगा, ठीक है ना, 1 - x होगा। तो उस समय जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा रेट कांस्टेंट k इंटू मल्टीप्लाइड बाय उस समय का a का कॉन्सेंट्रेशन, यानी 1 - x टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। तो मुझे k की वैल्यू पता ही है, k की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 1 - x टू द पावर ऑफ 1। तो मुझे 1 - x की एक्चुअली वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि मैं ये रेट निकाल सकूं, ठीक है। तो 1 - x की वैल्यू निकालना उतना मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझसे कहा जाता है कि 1 - x निकालिए तो निकल जाएगा कैसे, ये a0 है और ये at है, इनके बीच का रिलेशनशिप मुझे पता है। क्या रिलेशनशिप होता है, a इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम 1 आवर। अच्छा, ये सेकंड में है, ठीक है। टाइम अगर लिखना है सेकंड्स में, टाइम तो 1 आवर दिया हुआ है, 1 घंटा, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 इंटू 60 log a0 which is 1 by
1 माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप 1 माइनस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, log 1 बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 60 है ना, डिवाइडेड बाय, है ना, 2.303। सो log 1 बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से जो भी वैल्यू आती है x की, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, है ना, log x की, x 1 माइनस एक्स की यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आएगी वॉट एवर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस वैल्यू को अगर आप यहां रखेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो मैंने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, ये आ जाएगा 4.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, है ना, मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखा आपने, शुरुआत का रेट पूछा था मैंने, K इंटू शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन रख दिया, और अगर आपसे बाद का 1 घंटे बाद का रेट पूछा है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद का भी आप रेट निकाल सकते हैं। A0 और AT को आपने टाइम से कनेक्ट कर दिया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग A0 बाय AT, ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, यहां से x निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है सब्सटेंस A reacts according to first order rate law with K is equals to 5 into 10 to the power of -5 per second। ठीक है, क्वेश्चन कहता है A, if the initial concentration of A is 1 m ये चीज है, इसी कंटिन्यूटी में है ना, if the initial concentration of A is 1 m find A initial rate and second what is the rate after 1 hour। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए क्या करना है, इसमें कहा जा रहा है कि एक सब्सटेंस है A जो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 1 m है। ठीक है, 1 m है। ठीक है, 1 m है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट K इंटू A का पावर 1। ठीक है, यही वजह थी क्योंकि दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 है, तो रेट बड़े आसानी से आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 इंटू 1 m का पावर 1, ये आपका रेट आ जाएगा इतना, यानी ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 इंटू 1, मतलब इतना ही रह जाएगा, इतना मोलर पर सेकेंड, ये रेट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द रेट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद क्या रेट होगा। तो 1 घंटे बाद रेट क्या होगा, 1 घंटे बाद जो रेट होगा, रेट इज इक्वल्स टू K उतना ही रहेगा 5 इंटू 10 टू -5 इंटू 1 घंटे बाद A का क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे यहां रखना पड़ेगा आफ्टर 1 आवर, मैं इसको A0 कह रहा हूं, AT कह रहा हूं। यहां पे 1 घंटे बाद A का क्या कॉन्सेंट्रेशन है यहां मुझे रखना होगा, तो रेट आ जाएगा। तो 1 घंटे बाद A का क्या कॉन्सेंट्रेशन है निकालते हैं, 1 आवर। 1 घंटे बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 1 माइनस एक्स एम है। ठीक है, तो यही मुझे 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, आराम से आ जाएगा। आप जानते हैं इसको A0 कहते हैं। ठीक है, A0 कहते हैं और इसको AT कहते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या कहता है कि किसी रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट पता है, जो कि हमें यहां पता भी है, तो लिखते हैं K फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग A0 बाई AT, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं
k इज इक्वल, k की वैल्यू पता है हमें पहले से, k की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5, ठीक है। तो k की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम। ध्यान इस बात का रखना है कि k की यूनिट पर सेकंड है, इसलिए टाइम हमको यहां घंटों 1 आवर 1 घंटा ना रख के सेकंड्स में रखने की जरूरत है, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटा मतलब कितना हो गया 60 मिनट्स, और इंटू 60 कर दिया सेकंड्स आ गया, लॉग 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स, 1 यहां का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया और 1 माइनस एक्स इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसका 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखेंगे, ये चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व करके जब यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.18 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 m पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द हाफ लाइफ ऑफ two reactions A and B are 2.31 into 10 to the power of 2 minutes and 693 minutes respectively. If at any moment concentration of A and B is same, then which of these reaction is a reaction will be faster, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है। एक रिएक्शन है A चेंजेस टू प्रोडक्ट और इसका हाफ लाइफ हमें दिया हुआ है, हाफ लाइफ 231 मिनट्स है। इसका हाफ लाइफ A चेंजेस टू प्रोडक्ट है, A इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट, और इसका हाफ लाइफ है 231 मिनट्स। दूसरा रिएक्शन है B चेंजेस टू प्रोडक्ट और इसका हाफ लाइफ जो है वो 693 मिनट्स है, ठीक है। ये रहा 693 मिनट्स है और ये 231 मिनट्स है। अब पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। तो एक काम करते हैं, इसका रेट कांस्टेंट K1 मान लीजिए, इसका रेट कांस्टेंट K2 मान लीजिए। इसका रेट किसी भी इंस्टेंट पे क्या लिखा जाता है, K1 इंटू A, और इसका रेट लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू B। यह भी कहा है कि किसी मोमेंट पर A और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, यानी इनको आप डिवाइड कर दीजिए R1 बाय R2, ठीक है। अगर किसी मोमेंट पर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसा करते हैं, है ना, अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि रेट उसका ज्यादा होगा जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी उसका रेट ज्यादा आ जाएगा, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। तो एक काम करते हैं, K1 और K2 की वैल्यू निकालते हैं। K1 कैसे आ जाएगा, K1 आ जाएगा 0.693 बाय हाफ लाइफ, है ना, चूंकि हाफ लाइफ जो है ना, K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय हाफ लाइफ। यहां पर ये दिया जाना चाहिए था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ 231, और यहां पर K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन, है ना, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसका सेकेंड रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है ना, 693। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 आई गेस, और ये आ जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ -3। आप देख सकते हैं यहां पर चूंकि K1 की वैल्यू ज्यादा है K2 से,
ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ व्हाट, सेकंड रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे साफ दिख रहा है कि दूसरा वाला रिएक्शन फास्ट होगा, जिसकी हाफ लाइफ, पहला वाला रिएक्शन फास्ट होगा, जिसकी हाफ लाइफ कम है वो ज्यादा तेजी से जाएगा। आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। कैसे? अगर कोई चीज हाफ होने में कम समय ले रही है तो वो बहुत जल्दी आधा आधा होते हुए, है ना, कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी, जबकि किसी चीज को हाफ होने में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन जो है ना, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, first order reaction is 30% complete, is 30% complete in 1 hour, in 1 hour. How much more time, how much more time will elapse to reach the stage when 30% of the initial concentration remains during the course of reaction, during the course of reaction। तो यहां पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते पहले इसको एनालाइज किया जाए। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप किसी भी क्वेश्चन को जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं होता है तब आप, है ना, मेरे सॉल्यूशन को देखिए। मेरा इस वीडियो लेक्चर को डेवलप करने का पूरा मोटिव यही है कि एक स्टूडेंट जो है वो घर पर बैठकर भी पूरी केमिस्ट्री को, चाहे वो आईआईटी मेडिकल या किसी चीज की हो, कंपटीशन की केमिस्ट्री हो, उसकी तैयारी खुद कर सके, है ना, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी टीचर, है ना, वो घर पे बैठ के सकता है। तो इन टॉपिक्स को लर्न करने के लिए कोशिश ये की जाए कि पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30% कंप्लीट इन 1 आवर। क्वेश्चन कहता है एक रिएक्शन है ए, इन जस्ट टू प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अगर ये मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, 1 घंटे बाद ये 30% कंप्लीट हो गया, यानी 100 में से 30 चला गया। कह रहा है हाउ मच मोर टाइम विल इलैप्स, यानी कितने और टाइम बाद ये 30% बचा रह जाएगा। मतलब क्या, 1 घंटा है, 1 घंटे में और कितना समय डेल्टा टी जोड़ा जाए ताकि ये 100 माइनस या 30 ही बचे, यानी 100 माइनस 70 हो जाए। ठीक है, ये जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है। अभी आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी पिछले लेक्चर में देखा था। समय के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए लिख सकता हूं K is equals to 2.303 by time 1 hour log 100 upon 70, 100 upon 70 लिखा मैंने। आप इसके लिए क्या लिख सकते, K is equals to, या टाइम ही इधर रहने दीजिए, 1 घंटा है, 1 hour is equals to this upon K, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, ये जब टाइम लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा टी आर, घंटा गुजरा है, तब क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो समय है, इस समय कॉन्सेंट्रेशन 100 माइनस 70 यानी 30 है ना, 30% रिमेन्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है। दिस अपॉन दैट कर दीजिए, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन 1 कर दीजिए, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आ जाएगा लॉग 100 बाई, यानी लॉग आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करने पे लॉग 10/3 हो जाएगा बाय लॉग 10/7 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल लॉग 10 इज 1 एंड लॉग 3 इज 0.48, log 10 is 1 and log 7 is 0.84। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 0.84। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल 0.52 बाय 0.16। ठीक है, आ जाएगा
1 प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.25 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 3 मेरे पास इसका आंसर भी है 3.37 आएगा, शायद 3.37 आएगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.37 माइनस 1, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.37 आवर्स, ठीक है, 2.37 आवर्स आ जाएगा। तो ये इतना और टाइम लगेगा जिसमें वो 30% खपने से लेकर, है ना, 30% बचने के बीच में इतना समय और लगेगा, 2.37 आवर्स। तो हम लोगों ने अब तक 6 क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक पे। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on tungsten surface follows first order kinetics, the initial pressure is 70 torr, and after 10 minutes and after elapse of 10 minutes, the total pressure is 70 torr, is 100 torr. Find the total pressure after 20 minutes. Find the total pressure after 20 minutes. तो ये क्वेश्चन कहता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द टंगस्टन सरफेस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि अमोनिया सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, अमोनिया होता है NH3, ये डिकम्पोज हो रहा है टंगस्टन सरफेस पे, ठीक है, टंगस्टन सरफेस पे, ठीक है, जिसमें भी डिकम्पोज हो रहा हो, नाइट्रोजन प्लस 3/2 हाइड्रोजन में चेंज कर रहा होगा, ठीक है, ये डिकम्पोज कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इनिशियली इसका प्रेशर 70 टॉर है 0 टाइम पे, ठीक है, और 10 मिनट बाद, यानी 10 मिनट बाद जो है, 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है। फाइंड द टोटल प्रेशर आफ्टर 20 मिनट्स। तो ये 10 मिनट बाद इसका टोटल प्रेशर 70 माइनस पी 00 होगा, 70 माइनस पी बाई 2, 3p/2 हो जाएगा। मैं यहां पे व्यूवर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मैंने ये बात पहले भी बताई है कि आप मोल्स को या कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को इंटरचेंज कर सकते हैं गैसियस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा भी है, फिर बता रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसी भी गैस के लिए लिखा जाता है। आर अक्सर कांस्टेंट होता है और काइनेटिक्स में टेम्परेचर, जब भी कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन पढ़ते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं N/V इंटू RT है, ये दोनों, यानी आप कह सकते हैं प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन लिखते हैं तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन लीजिए चाहे दोनों प्रेशर लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो और प्रेशर का रेशियो सेम आएगा, तो वो चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैं प्रेशर से इसको इंटरचेंज कर सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन को। अब कह रहा है 20 मिनट बाद कितना प्रेशर होगा, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स बाद कितना प्रेशर होगा। तो 20 मिनट्स बाद ये होगा 70 माइनस पी डैश बाई 2, 3p/2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 10 मिनट बाद, एक काम करते हैं, 10 मिनट के बाद इसका k निकालते हैं। k की वैल्यू कितनी आएगी, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 70 इनिशियल हो गया बाय
70 माइनस पी, यहां लिख सकता हूं 70 माइनस पी। आपको पता है 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना है? 10 मिनट बाद टोटल प्रेशर जो है वो 100 टॉर है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं 70 माइनस पी प्लस पी बाई टू प्लस 3 पी बाई टू, 70 माइनस पी प्लस पी बाई टू प्लस 3 पी बाई टू की वैल्यू कितनी है? 100 टॉर है, 100 टॉर है। यानी आप कह सकते हैं 70 प्लस पी, ये 2p हो जाएगा, नहीं ये 3p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p माइनस p, p बचेगा इज इक्वल टू 100, p इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, इस वैल्यू को जब मैं यहां रखूंगा तो आप k निकाल सकते हैं, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, है ना, k हो जाएगा 0.303 बाय t कितना गुजरा है? 10 मिनट, लॉग 70 बाई 70 माइनस पी यानी 30, 70 बाई 40 यानी 7/4, ये k की वैल्यू तो मैंने निकाली। ठीक है, अब k मुझे पता चल गया। अब पूछा जा रहा है कि 20 मिनट बाद टोटल प्रेशर कितना होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल प्रेशर आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, एक काम करते हैं, जो पूछा है उसे पहले निकालिए। आफ्टर 20 मिनट्स द टोटल प्रेशर विल बी, कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर? 70 माइनस पी डैश प्लस पी डैश बाई टू प्लस 3p डैश बाई टू, यानी लिख सकते हैं 70 माइनस पी डैश प्लस पी डैश बाई टू प्लस 3p डैश बाई टू। ठीक है, ये चीज आ जाएगी 2 माइनस 1 यानी 70 प्लस पी डैश आ जाएगा। ठीक है, 70 प्लस पी डैश आ जाएगा, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। टोटल प्रेशर इक्वल टू प्लस पी डैश, ये चीज मुझे निकालनी है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, दिस इज माय आंसर, ये मुझे निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पी डैश निकालने के लिए मुझे इस एक इक्वेशन बनाना होगा, तो आइए ए नॉट और एटी को कनेक्ट करते हैं। मैं इसको कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिख सकता हूं k इज इक्वल टू 2.303 बाय कितना समय गुजरा है, लगभग कितना गुजरा है? 20 मिनट गुजरा है। ठीक है, तो 20 मिनट लिखा मैंने, लॉग 70 बाय 70 माइनस पी डैश, ऐसे लिख सकता हूं। k की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है। अभी हम लोगों ने k की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट किया है और k की वैल्यू 2.303 बाई 10 log 7/4 आए। ठीक है, इस वैल्यू को यहां रखते हैं। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? k के लिए लिखा 2.303 बाई 10 log 7/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई 20 log 70/70 माइनस पी डैश, ऐसे लिखा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 उधर चला गया, 2 log 7/4 इज इक्वल टू log 70/70 माइनस पी डैश। ठीक है, अच्छा, अगर बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, यहां पर अगर यहां पे 2 मल्टीप्लाइड है तो ये इसके पावर में चला जाएगा, हटा दीजिए, पावर में चला गया, और दोनों तरफ से आप log हटा दीजिए, यानी ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और 4 4 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70/70 माइनस पी डैश आ जाएगा। तो यहां से आप पी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 7 49, 7 10 70, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, 490 माइनस 7 पी डैश इज इक्वल टू 160। ठीक है ना? 7 पी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 403। ठीक है, इतना आ जाएगा 330, यानी पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 बटा 7 47, 7 4 28, 50, 7 7 49, 1 30, 7 4 28, यस, पी डैश की वैल्यू आ जाएगी 47.14, है ना, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आप देख सकते हैं टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारा आंसर था। टोटल प्रेशर हो जाता है 70 प्लस पी डैश, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 70 प्लस पी डैश, ये पी डैश की वैल्यू मैं यहां से ये आ जाएगा 70 प्लस 47.14, यानी पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी 7 और 4 11। ठीक है, 0.14। ठीक है, तो इतने मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आंसर आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था जो टोटल प्रेशर निकालने के ऊपर था।
ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया होगा। सच ए नाइस क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में किसी टी टाइम पर टोटल प्रेशर दिया था, उससे मैंने के निकाला, और किसी 20 टाइम पे जो टोटल प्रेशर पूछा था तो उसी के को यूज करके मैंने है ना फाइनल जो है प्रेशर निकाला कि गैस का प्रेशर फाइनली कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द rate of first order reaction is 0.04 per liter per second at 10 minutes and 0.03 moles per liter, ये मोल्स पर लीटर होगा, कैपिटल एम ले लीजिए। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 10 मिनट्स एंड इतना एम पर सेकेंड एट 20 मिनट्स आफ्टर इनिशिएशन। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, फाइंड टी हाफ। अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो किसी भी कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट है और इसका 0 टाइम पे तो नहीं पता, पर है ना 10 मिनट बाद इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट जो है वो 0.04 है ना एम पर सेकेंड, और 20 मिनट बाद 20 मिनट बाद इसका जो रेट है ना वो 0.03 एम पर सेकेंड है। तो कहा जा रहा है हाफ लाइफ निकालिए। ठीक है, हाफ लाइफ जब देखिए क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी जाए उस पर सबसे पहले अटैक करना चाहिए। आपसे अगर हाफ लाइफ पूछा है तो पहले आप हाफ लाइफ के लिए जाइए। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो मुझे पता चला मैं हाफ लाइफ तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को के पता होगा। अब मैं के पीछे लगूंगा। के कैसे आएगा? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग ए नॉट बाई 80, ये होना चाहिए है ना। तो मुझे ए नॉट और 80 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, आप जब से रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम को आप 0 ले सकते हैं। तो कोई और टाइम को 0 लेने की जरूरत नहीं है। 10वें मिनट बाद आपका रेट ये था, 20वें मिनट बाद आपका रेट ये है। या आप कह सकते हैं कि इनिशियली जब आपने देखना शुरू किया तब ये रेट था, और 10 मिनट बाद, भाई 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में कितना समय गुजरा है? 10 मिनट गुजरा है। ठीक है, तो अगर 10वें मिनट जो आप देखा था उसको 0 मिनट कर दीजिए, तो 20वें मिनट जो देखा था आप उसको 10 मिनट कह सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर 10वें मिनट जो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन किया था अगर वो इनिशियल है, तो 20वें मिनट जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो 10 मिनट बाद हुआ है। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। इस समय के जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको ए नॉट कहिए और इस समय का कॉन्सेंट्रेशन को 80 कहिए। अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। इन दोनों का अगर मुझे रेशियो मिल गया तो मुझे के मिल जाएगा, और के अगर मिल गया मुझे तो के को मैं यहां रख के हाफ लाइफ निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब इनका रेशियो कैसे मिले? आप जानते हैं रेट कैन बी रिटन एज के इंटू ए नॉट, लिख सकते हैं ऐसा है ना। इस रेट को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, ऐसे ही इसका रेट क्या लिखा जाएगा? रेट कांस्टेंट K2 इंटू 80 टू द पावर ऑफ 1। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सॉरी, ये दोनों K की वैल्यू सेम होगी कि रेट कांस्टेंट है। इन दोनों को डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये K कट जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं? A नॉट बाई 80 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/3। आप इस 4/3 को यहां रख दीजिए, इस 4/3 को यहां रख दीजिए। क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। ठीक है, जहां आपको टाइम लेकिन 10 मिनट रखना होगा, 10 मिनट्स। यहां पे आप टाइम जो है 10 मिनट्स रख लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को है ना पूरा फाइनली सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं आपके लिए। क्या करेंगे? ए नॉट बाई 80 की वैल्यू, ए नॉट बाई 80 की वैल्यू आ गई 4/3। इस वैल्यू को यहां रखेंगे, के आ जाएगा, के को यहां रखेंगे, हाफ लाइफ आ जाएगा। तो ये जो हाफ लाइफ निकल के आता है, ठीक है, ये हाफ लाइफ जो है निकल के आएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू 24.09 मिनट्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। टी हाफ इज इक्वल टू 24.09 मिनट्स। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको मैंने इस लेक्चर की तैयारी में पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है? The decomposition of Cl2O7 at 400 Kelvin in gaseous phase into Cl2 and O2 is a first order reaction. After 55 seconds at 400 Kelvin, the pressure of Cl2O7 falls from 0.44 atm. Calculate the rate constant. And calculate the pressure of Cl2O7 after 100 seconds of decomposition at 400 Kelvin. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 at 400 Kelvin in gaseous phase into Cl2 and O2 is the first order reaction. तो ये क्वेश्चन कहता है कि Cl2O7 टूट रहा है ऐसे, Cl2 प्लस 7/2 O2 में टूटता है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. 55 सेकेंड बाद प्रेशर जो है फॉल करके इतना बच जाता है 0.062 atm 55 सेकेंड में. ठीक है, सेकेंड में इसका प्रेशर 0.062 से 0.044 में फॉल कर जाता है. तो रेट कांस्टेंट कितना होगा और तब प्रेशर कितना हो जब 100 सेकेंड कर जाए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका प्रेशर कितना है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप यहां ना गैसियस चीजों के लिए है ना प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो इसका इनिशियल प्रेशर जो हो जाएगा 0.062 हो जाएगा. ठीक है, 55 सेकेंड बाद 55 सेकेंड्स बाद है ना इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 55 सेकेंड बाद इसका प्रेशर है 0.044 हो जाएगा. और 100 सेकेंड बाद इसका प्रेशर क्या होगा ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक काम करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करके के निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों को कनेक्ट करने में जो के आएगा इन दोनों को कनेक्ट करके के निकाल लीजिए, दोनों को एक देंगे तो प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं. मैं क्या लिख सकता हूं? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम 55 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.062 बाय 0.044. ठीक है, ये आ जाएगा. इसके को जब सॉल्व करेंगे, मैंने आपके लिए ये पहले ही सॉल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.24 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड. ये आ गया. दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि 100 सेकेंड बाद प्रेशर कितना होगा. ठीक है, 100 सेकेंड बाद प्रेशर कितना होगा, फिर वही करेंगे. रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 सेकेंड्स लॉग इनिशियल प्रेशर इज 0.062 बाय फाइनल प्रेशर इज P से P है ना, तो P आ जाएगा ये. अब इस K की वैल्यू आप यही रख दीजिए. क्या रख देंगे, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं यहां पे. इस K की वैल्यू 6.24 इंटू 10⁻³ रख दीजिए. 6.24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 लॉग 0.6062 बाई P. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 100 उधर चला जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. लॉग 0.062 बाई P
is equals to 6.24 into 10 to the power of minus 3 into 100 divide by 2.303. 2.303. ठीक है, अच्छा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपके लिए ये पहले सॉल्व कर रखा है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 0.033 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो के की वैल्यू, एक आंसर ये हो जाएगा के का, ठीक है, और प्रेशर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग लगभग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द रिएक्शन PCl5 gaseous changes into PCl3 gaseous plus chlorine gaseous follows first order kinetics, follows first order kinetics। ठीक है, follows first order kinetics। The reaction is performed in a sealed vessel, at constant temperature, the initial pressure was measured, was measured as 4.5 atm, and after 30 minutes, it became 6 atmosphere. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of reaction. ठीक है, तो आइए सीखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि PCl5 जो है, जो कि गैसियस फेज में है, वो टूट रहा है PCl3 गैसियस और क्लोरीन गैसियस में टूट रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इनिशियली इसका प्रेशर कितना है, 4.5 एटमॉस्फेयर है शुरुआत में, तब ये रहा नहीं होगा 0 एटमॉस्फेयर, लेकिन 30 मिनट बाद इसका प्रेशर कितना है, 30 मिनट बाद इसका प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है। तो जरूर 30 मिनट में ये कुछ गायब हो गया होगा, P ये बना होगा, P और ये P बना होगा। तो ये तीनों, ये और ये तीनों प्रेशर जोड़कर 6 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, शुरुआत में यहां पे ये टोटल इस समय 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कह रहा है रेट कांस्टेंट निकालिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपसे जो पूछा है वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, पूछा है, मैं रेट कांस्टेंट से ही शुरुआत करूंगा। रेट कांस्टेंट कैसे निकलता है, 2.303 बाय टाइम कितना गया, 30 मिनट, 30 लॉग इनिशियल कांस्टेंट, इनिशियल प्रेशर कितना है, देखिए याद रखिए रिएक्टेंट का प्रेशर रखा जाता है A0 बाई 80, तो A0 यानी P0 कितना हो जाएगा, 4.5 एटमॉस्फेयर बाय, ये आ जाएगा 30 मिनट बाद आ जाएगा 4.5 माइनस पी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं 4.5 माइनस पी। अब मुझसे पूछा गया है रेट कांस्टेंट, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक मुझे पी की वैल्यू नहीं आएगी। तो के पूछा है, के निकाला, फिर पता चला के आएगा जब पी आएगा, पी नहीं मालूम तो अब पी के पीछे लगेंगे। ठीक है, पी कैसे आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये प्रेशर और ये प्रेशर मिलकर 6 एटमॉस्फेयर है, यानी आप कह सकते हैं 4.5 एटमॉस्फेयर माइनस पी, ये PCl5 का प्रेशर प्लस पी PCl3 का प्रेशर प्लस क्लोरीन का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 4.5 ये कैंसिल हो गया, प्लस पी इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर, यानी P इज इक्वल टू 1.5 एटमॉस्फेयर। अब जो आपको ये P की वैल्यू मिली है आप यहां रख दीजिए, आपको K आ जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाय 30 लॉग 4.5 बाय 4.5 minus 1.5. This is like 2.303 by 30
log 4.5 by 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं k इज इक्वल टू 2.303 बाई 30, log 3 हो जाता है 0.48 माइनस log 2 हो जाता है 0.3, अप्रोक्सीमेटली 30। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई 30 और ये आ जाएगा इंटू 0.18। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 3 6 18, यानी 0.06, 3 10 30, यानी 2.303 इंटू 0.06 बाई 10, k इज इक्वल टू 6 3 18, 6 3 18, 1 3। हाँ, ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा पॉइंट, यानी मैं कह सकता हूं कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू, अगर ये सब चीजें सेकंड्स मिनट्स में रखी गई है ना, है ना, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी पर मिनट। ठीक है ना, ये k मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी रखी है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि ये सही है कि नहीं। और जी बिल्कुल पॉइंट, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 0.0135 पर मिनट। ठीक है, इतनी आ जाएगी, तो ये k की वैल्यू आपकी, है ना, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले टॉपिक पे बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।